हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए काफ़ी टाइम से चैनल पे वीडियो नहीं आ रही थी, उसका कुछ और रीज़न था। तो फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तराखंड जो ज्योग्राफी जो मैंने सीरीज चलाई थी उसको कंटिन्यू करते हुए आज मैं जो अगला टॉपिक लेके आया हूँ उसमें हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड के जितने भी प्रमुख झील और ताल हैं। ये वाला टॉपिक आज हम कवर करेंगे। देखिए आगामी काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे उत्तराखंड एसआई का एग्ज़ाम है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर आगे जो रीजनिंग और मैथ्स की क्लासेस होंगी उसको भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे उत्तराखंड एसआई के लिए। तो देखिए आज का जो टॉपिक है उत्तराखंड के प्रमुख झील और ताल, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए पहले हम समझते हैं उत्तराखंड के झील और तालों के बारे में। तो पहले देखिए झील और ताल होते क्या हैं। तो भूतल के जो विस्तृत गड्ढे होते हैं जिसमें जल भरा होता है वह स्थिर रहता है और चारों ओर से स्थल खंडों से घिरा रहता है, झील या ताल कहलाता है। देखिए कोई भूमि है, भूमि का जो ऐसा विस्तृत कोई गड्ढा होता है ना, गड्ढे में जब जल भर जाता है और उसके चारों ओर क्या रहता है, भूमि रहती है, ठीक है, चारों ओर लैंड एरिया रहेगा और बीच में जो गड्ढा टाइप का बनेगा उसमें जब जल भर जाता है तो इसी को हम लोग झील या ताल कहते हैं। अब ये जो झील है ये बनता कैसे है, कभी ये बारिश के जैसे कोई गड्ढा बना है, बारिश का पानी आया, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई तो उसमें पानी भरने के कारण भी झील या ताल बन जाते हैं। या फिर कभी नदियों द्वारा ऐसे घुमावदार जो मोड़ होते हैं, नदी बहती है ना, तो उसके ऐसे कुछ मोड़ बनते हैं घुमावदार, तो उसके कारण पानी वो गड्ढों में भर जाने के कारण भी झील बन जाते हैं। जो अलग अलग तरीके के जैसे झील होते हैं ना, गोखुर झील है, तो इस तरीके से झीलों का निर्माण होता है। अब देखिए हम झीलों के प्रकारों को जानेंगे कि झील कितने टाइप के होते हैं। तो पहला तो देखिए ज्वालामुखी झीलें, कुछ टाइप की झीलें होती हैं जैसे ज्वालामुखी झीलें हैं जो बेसिकली महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील, तो ये ज्वालामुखी झीलें हैं। बेसिकली ज्वालामुखी झीलें क्या होती है ना, जैसे ज्वालामुखी होती है तो जहाँ से ज्वालामुखी निकली उसके बाद जो ज्वालामुखी की जो गड्ढे टाइप के बन जाते हैं ज्वालामुखी आने के कारण, तो उसमें जब बारिश का पानी आएगा तो वो ज्वालामुखी झील बनती है। तो जो पूरे हमारे इंडिया का जो सबसे बड़ा झील है लोनार झील, ये ज्वालामुखी झील है जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी झील है, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड टाइप के झील होते हैं इनको हम लोग लैगून या फिर अनूप झीलें भी कहते हैं। जैसे उड़ीसा में जो चिल्का झील है इसको हम लोग लैगून झील या फिर अनूप झील भी कहते हैं। अब जो क्या कहते हैं लैगून झील होते हैं, ये बेसिकली होता क्या है, जो समुद्री एरिया होता है ना, जैसे सी एरिया होता है, तो वहाँ पर से जैसे समुद्र की लहरें जो आती है, समुद्र की लहरों के आने के कारण समुद्र के जो आसपास के लैंड एरिया में जो गड्ढे होते हैं तो वो गड्ढे भर जाते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, लैगून या फिर अनूप झील कहते हैं। फिर अगला जो झील आता है ये वायु जनित झीलें होती हैं, जैसे राजस्थान का सांभर झील है और डीडवाना पंचभद्रा झील है। तो देखिए जो वायु जनित झीलें होती हैं क्या होती है, अब देखिए राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या है, पूरा डेजर्ट एरिया है, ठीक है। डेजर्ट एरिया में जितनी भी सैंड होती है ना, ये वायु के कारण यानी हवा के कारण उड़ जाती है। जब हवा के कारण उड़ती है तो एक जगह पे विस्तृत ऐसे गड्ढे बन जाते हैं, तो उन्हीं गड्ढों में जब कभी बारिश वगैरह आती है तो वो पानी से भर जाता है, इन्हीं को हम लोग वायु जनित झीलें कहते हैं। फिर इसके बाद आती है हिमानी झीलें, जो बेसिकली ग्लेशियर पिघलने के कारण ये झीलें बनती हैं। और उत्तराखंड की जितनी भी झीलें हैं, मैक्सिमम झीलें, ये सारी हिमानी झीलें हैं, ठीक है, जो बेसिकली किससे बनती है, ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण बनती है। तो चलिए अब हम लोगों ने झीलों के प्रकार तो पढ़ लिए, अब हम बात करेंगे कुमाऊं और गढ़वाल में कितनी झीलें हैं उत्तराखंड की। तो पहले हम लोग बात करते हैं कुमाऊं की झीलें और तालों के बारे में, ठीक है। तो देखिए कुमाऊं क्षेत्र की झीलें हिमानी प्रकार की झीलें हैं। तो देखिए जो कुमाऊं क्षेत्र की झीलें हैं वो किस तरीके की झीलें हैं, इनको हम लोग हिमानी प्रकार की झीलें कहते हैं। यानी बेसिकली ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण जो झीलें बनी हुई हैं इन्हीं को हम लोग हिमानी प्रकार की झीलें बोलते हैं। कुमाऊं की अधिकतम झीलें नैनीताल में स्थित हैं। अब देखिए कुमाऊं का एक डिस्ट्रिक्ट है नैनीताल, यहाँ पर सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं पूरे कुमाऊं क्षेत्र की, ठीक है। इसीलिए नैनीताल को झीलों की नगरी तथा सरोवर नगरी भी बोला जाता है। इसीलिए नैनीताल जो डिस्ट्रिक्ट है इसको क्या बोला जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है या फिर इसको सरोवर नगरी भी बोला जाता है। तो चलिए नैनीताल की झीलों के बारे में, हम जितने भी प्रमुख झीलें हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए नैनीताल में एक तो नैनीताल नाम से एक झील है, फिर भीमताल नाम से झील है, फिर नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, मलवा ताल, सड़िया ताल और हरीश ताल, ये सारी झीलें कहाँ स्थित हैं, ये नैनीताल में स्थित हैं, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारी और झीलें भी हैं, जैसे गिरिताल है,
देखिए इसके अलावा काफ़ी और झीलें हैं, जैसे गिरिताल है, ये काशीपुर में स्थित है। द्रोणताल है, ये काशीपुर के पास में स्थित है। अब देखिए जो काशीपुर है ये नैनीताल में नहीं आता, ये बेसिकली उधम सिंह नगर में आते हैं, ठीक है। सुरकुंडा ताल ये बागेश्वर में है। तड़ाक ताल अल्मोड़ा में स्थित है। श्यामला ताल ये चंपावत में स्थित है। झिलमिल ताल ये चंपावत में स्थित है, ये टनकपुर के पास में स्थित है। तो ये तो कुछ एक्स्ट्रा झीलें थी, अन्य झीलें। नैनीताल की बात करें तो देखिए नैनीताल झील की जो लंबाई है ये 1430 मीटर है, ठीक है। जो नैनीताल झील है ये 1430 मीटर लंबा है, और चौड़ाई की बात करें तो 465 मीटर ये चौड़ा है, और 16 से लेकर 26 मीटर की गहराई इसमें है, ठीक है। 16 से 26 मीटर इसकी गहराई है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें नैनीताल झील की तो 1937 मीटर यानी 1937 मीटर इसकी क्या है, समुद्र तल से हाइट है, ठीक है। 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ ये ताल है। इसके सात पहाड़ियों से घिरा हुआ ये ताल है, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या है, 7 पहाड़ियाँ हैं, जैसे आयरपात इसको बोला जाता है, देवपात, हाडीवाद, चाइना पीक, स्नो व्यू, आलमसरिया कांटा, शेर का डांडा, ये जितने भी पहाड़ियाँ हैं ये नैनीताल को घेरे रहती हैं चारों तरफ से, ठीक है। देखिए स्कंद पुराण में स्कंद पुराण जो है, स्कंद पुराण के मानस खंड में इसको त्रिऋषि सरोवर भी बोला जाता है। मानस खंड में इसको क्या बोला गया है, त्रिऋषि सरोवर भी बोला गया है। इसके उत्तरी भाग को मल्लीताल तथा दक्षिणी भाग को तल्लीताल कहते हैं। जो नैनीताल का उत्तरी भाग है यानी ऊपर वाला हिस्सा है इसको मल्लीताल कहते हैं, और जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी भाग है, इसको तल्लीताल के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार शिव की पत्नी, अब देखिए जो भगवान शिव की पत्नी थी माता सती, इनके असुरों से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इसके ऊपरी सतह पर कुकुर मकरी शैवाल से आच्छादित रहती है। जो कुकुर मकरी नामक शैवाल है इससे ये इसका ऊपरी जो सरफेस एरिया होता है ये पूरा क्या रहता है, आच्छादित रहता है। नैनीताल की खोज 1841 में शाहजहांपुर के सीपी बैरन द्वारा की गई थी। अब देखिए जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है इसकी खोज किसने करी थी, 1841 ईस्वी में शाहजहांपुर के सीपी बैरन ने करी थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। फिर देखिए अश्वखुर के समान जो ताल है इसको सात ताल या फिर नल दमयंती ताल भी कहते हैं। जानवर के खुर के समान जो ताल है इसको खुरपा ताल कहा जाता है, ठीक है। ये सभी ताल कहाँ हैं, नैनीताल में स्थित हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भीमताल की। तो भीमताल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। अब कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल पूछा जाता है तो ये है भीमताल, और जैसे गढ़वाल का सबसे बड़ा ताल पूछा जाता है तो वो सहस्त्र ताल है। भीमताल की बात करें तो इसकी लंबाई 1674 मीटर है और इसकी चौड़ाई 447 मीटर है। गहराई की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 26 मीटर के आसपास इसकी क्या है, गहराई है। अब भीमताल के आकार की बात करें, इसका शेप कैसा है, तो इसका शेप है त्रिभुज के आकार का, यानी ट्रायंगल शेप है इसका। तीनों तरफ से पर्वतों से ये घिरा हुआ है। इस झील के बीच में एक टापू स्थित है, ठीक है, एक टापू टाइप का इसमें स्थित है। फिर आगे बात करें नौकुचिया ताल की, तो देखिए जो नौकुचिया ताल है ये कुमाऊं की सबसे गहरी ताल है, गहरी झील है या ताल है, ठीक है। भीमताल की हमने बात करी थी ना, भीमताल जो है ये कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। एरिया वाइज इसकी बात करें तो सबसे बड़ा ताल है भीमताल। बट हम गहराई की बात कर रहे हैं, तो गहराई की बात करें तो नौकुचिया ताल कुमाऊं की सबसे गहरी ताल है। लेकिन वहीं पर जो गढ़वाल का है सहस्त्र ताल, ये सबसे बड़ा ताल भी है और सबसे गहरा ताल भी है गढ़वाल क्षेत्र का। नौकुचिया ताल की बात करें तो इसकी लंबाई 950 मीटर है। चौड़ाई की बात करें तो 680 इसकी चौड़ाई है और गहराई 40 मीटर है। देखिए मैंने बोला ये सबसे गहरी झील है, 40 मीटर इसकी गहराई है। वहीं पर भीमताल और नैनीताल की गहराई की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 26 मीटर के आसपास उनकी गहराई है। अब देखिए नौकुचिया ताल की बात करें तो 9 कोनों वाला ये झील माना जाता है और पक्षियों के निवास के लिए उत्तम है। अब क्वेश्चन में एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है पक्षियों के निवास के लिए इनमें से कौन सा ताल उत्तम है, तो उसमें ऑप्शन होगा नौकुचिया ताल, तो उसको टिक कर देना है, ठीक है। इसके सभी कोनों को एक साथ नहीं देखे जा सकते, इसके जितने भी कोने हैं ना इनको हम लोग एक साथ नहीं देख सकते हैं। फिर बात करें सात ताल की, तो देखिए सात ताल छोटे छोटे तालों का एक समूह है। अब इसमें छोटे छोटे तालों से मिलकर ये सात ताल बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम सात ताल है। कुमाऊं की सबसे रमणीक ताल है, मतलब देखने में सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो ताल है वो है सात ताल। रमणीक का मतलब होता है खूबसूरत, देखने में सबसे प्रिय, अच्छा जो लगता है इंसानों को ना, लोगों को जो सबसे अच्छा लगता है उसको रमणीक कहते हैं। तो कुमाऊं की सबसे रमणीक ताल कौन सी है, सात ताल है।
सात ताल में अन्य जो प्रमुख झीलें हैं उनमें एक नल दमयंती ताल है, गरुड़ या पन्ना ताल है, पूर्ण ताल है, लक्ष्मण ताल है और राम सीता ताल है। अब जो ये नल दमयंती ताल है, इस ताल में मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती। ठीक है, जो नल दमयंती ताल है इसमें मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती। इसके 5 कोने हैं। ठीक है, इस झील की आकृति अश्वखुर के समान है। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है, तो नल दमयंती जो ताल है इसका आकार कैसा है, अश्वखुर। अभी मैंने एक बताया था ना जानवर के खुर के समान, तो जानवर के खुर के समान पूछा जाएगा तो खुरपा ताल होगा। ठीक है, जानवर के खुर के समान खुरपा ताल होगा, लेकिन एग्जैक्ट अश्वखुर के समान पूछा जाएगा तो अश्वखुर के समान नल दमयंती ताल है। इसकी गहराई की बात करें तो 19 मीटर नल दमयंती ताल की गहराई है। इसके बाद हम लोग अगले डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अगला डिस्ट्रिक्ट आता है कुमाऊं का उधम सिंह नगर। अब देखिए उधम सिंह नगर में कौन कौन से ताल आते हैं, तो देखिए एक तो है हमारा गिरी ताल, दूसरा है द्रोण ताल। अब जो ये द्रोण ताल है, इस ताल के पास गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। ठीक है, अब जो गुरु द्रोणाचार्य थे, आपने महाभारत में देखा होगा इनको, तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने क्या करा था, अपने शिष्यों को धनुर्विद्या की शिक्षा प्रदान करी थी द्रोणताल के पास में। ठीक है, इसके बाद अगला डिस्ट्रिक्ट है चंपावत। तो चंपावत में कौन कौन से ताल आते हैं, एक तो आता है झिलमिल ताल। ठीक है, झिलमिल ताल की जो आकृति है ये गोल है। ठीक है, गोल आकृति का ये ताल है। इसका जो रंग है ये नीले कलर का है। ठीक है, नीला रंग है इस जल का। फिर आता है श्याम ताल या फिर श्यामला ताल भी इसको बोला जाता है। अब श्याम ताल या श्यामला ताल की बात करें तो गहरे श्याम रंग के जल से भरा है। श्याम रंग का मतलब होता है हल्का ब्लैक कलर का। ठीक है, तो ये पूरा श्याम रंग से इसका जल भरा हुआ है। इसमें सफ़ेद कमल पुष्प खिलते हैं, इसमें सफ़ेद कमल पुष्प खिलते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सफ़ेद कमल पुष्प इनमें से किस ताल में खिलते हैं, तो ऑप्शन में होगा श्यामला ताल। ठीक है, फिर देखिए इसके किनारे जो स्वामी विवेकानंद आश्रम है ये स्थित है श्यामला ताल के किनारे पर। ठीक है, और यहीं पर क्या होता है, एक झूला मेला लगता है और जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। ठीक है, झूला मेला ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। चंपावत की बात करें तो इसके अन्य जो ताल हैं उनमें आता है सूखा ताल, नाग ताल और स्वामी ताल। ठीक है, इसके बाद देखिए अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर एक ताल है तड़ाग ताल, जो 1 किलोमीटर लंबा तथा 500 मीटर चौड़ा है। फिर आता है बागेश्वर। बागेश्वर में जो एक ताल है जिसे हम लोग सुकुंडा ताल के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर पिथौरागढ़ में भी कुछ एक दो तालें हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं गढ़वाल के झील, क्योंकि कुमाऊं में तो जो ज़्यादातर जो झीलें हैं वो नैनीताल में हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। उधम सिंह नगर चंपावत में 2-3 झीलें हैं। इसके बाद गढ़वाल की जो झीलें हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा झीलें हैं गढ़वाल में। ठीक है, गढ़वाल की सर्वाधिक झीलें चमोली में हैं। जैसे कुमाऊं की सर्वाधिक झीलें नैनीताल में थी, वैसे ही गढ़वाल की जो सर्वाधिक झीलें होंगी वो कहाँ स्थित होंगी, वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित होंगी। तो हम लोग बात करते हैं पहले टिहरी गढ़वाल से। ठीक है, तो टिहरी गढ़वाल के कुछ ज़िले हैं जैसे यम ताल, मसूर ताल, सहस्त्र ताल, महासर ताल और अप्सरा ताल, भिलंग ताल और वासुकी ताल। ये सारे ताल कहाँ स्थित हैं, ये टिहरी गढ़वाल में स्थित हैं। यहाँ पर एक ताल आया है सहस्त्र ताल, ये गढ़वाल का सबसे गहरा और सबसे बड़ा ताल है और ये कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल में। कभी कभी इनकी लोकेशन पूछी जाती है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फिर देखिए जो पहला ताल है सहस्त्र ताल, इसकी हम लोग बात करें तो टिहरी के धुत्तू में स्थित है। टिहरी का एक जगह है धुत्तू नाम से, तो इसी धुत्तू नाम से इस जगह पर स्थित है सहस्त्र ताल। ये कई तालों के समूह से बना हुआ है। जो सहस्त्र ताल है ना, ये कई तालों के समूह से बना हुआ है और गढ़वाल का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल कौन सा है, सहस्त्र ताल है। फिर आगे हम लोग बात करें महासर ताल की, तो सहस्त्र ताल से कुछ ही दूरी पर बालगंगा घाटी में स्थित ये ताल है। ठीक है, महासर ताल जो है यह सहस्त्र ताल से कुछ दूरी पर स्थित एक बालगंगा घाटी है, यहीं पर स्थित है। 2 कटोरे नुमा तालों से निर्मित महासर ताल है। ठीक है, जो महासर ताल है ये कैसे बना है, 2 कटोरे नुमा तालों से निर्मित है। ठीक है, और इसी को भाई बहनों का ताल भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है भाई बहनों के ताल के नाम से किस ताल को जाना जाता है, तो ये है महासर ताल। फिर आता है यम ताल, सहस्त्र ताल के समीप ये ताल स्थित है, जो सदैव बर्फ से ढकी रहती है। ठीक है, ये बर्फ से हमेशा ढकी रहती है। फिर है वासुकी ताल, लाल पानी वाला अनूठा ताल है। अब इस ताल का पानी कैसा है, लाल
कलर का है, ठीक है। ये लाल कलर का इसका पानी दिखता है और एक अनूठा ताल है, अनोखा ताल है, ठीक है। लाल पानी की कथा वासुकी नाग से जुड़ी हुई है। अब देखिए जो इसमें इसका जो कलर है ना, लाल कलर क्यों हुआ, तो इसकी जो स्टोरी है, कथा है, वो वासुकी नाग थे, ठीक है, तो उससे जुड़ी है। यह ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। अब ये किस तरीके के कमल के लिए प्रसिद्ध है, तो नीले रंग के जो कमल हैं ये वासुकी ताल में खिलते हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा था ना, सफ़ेद कमल पुष्प, सफ़ेद कलर के जो कमल के फूल थे वो कौन से ताल में उगते हैं, तो ये श्यामला या श्याम ताल था, ठीक है। श्यामला ताल या श्याम ताल था जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में था। वो तो सफ़ेद कमल पुष्प के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन नीले रंग के कमल के लिए कौन प्रसिद्ध है, वासुकी ताल। फिर देखिए मसूर ताल। मसूर ताल की बात करें तो खतलिंग ग्लेशियर के ठीक समीप यानी ठीक सामने पर ये ताल है, मसूर ताल। इसमें दूध गंगा का उद्गम होता है, ठीक है। मसूर ताल से ही क्या होता है, दूध गंगा का उद्गम होता है। दूध गंगा हिमनद इसी के समीप स्थित है। जो दूध गंगा हिमनद है यहीं स्थित है। भिलंगना की सहायक नदी है दूध गंगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भिलंगना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आपको याद रखने हैं दूध गंगा, जो हमने पीछे नदी सीरीज पढ़ी थी उसमें हमने बात करा था। यहाँ पर मसूर ताल में राजहंस भी देखने को मिलते हैं। अगला जो ताल है अप्सरा ताल। अप्सरा ताल बूढ़ा केदार स्थित, इसमें हिमालय की अप्सराएं स्नान करती थी। अब जो बूढ़ा केदार है टिहरी गढ़वाल में, तो बूढ़ा केदार के आसपास ही है अप्सरा ताल, और इसी ताल में क्या होता था, जो हिमालय की अप्सराएं हुआ करती थी ये यहाँ पर स्नान करती थी। इसे आछरी ताल भी कहा जाता है, ठीक है। आछरियों से संबंधित उत्तराखंड में काफ़ी सारी स्टोरीज है, आपने पढ़ी होंगी, तो इसी को हम लोग आछरी ताल के नाम से भी जानते हैं। अब जो हमारा अगला डिस्ट्रिक्ट आता है ये आता है उत्तरकाशी, ठीक है। उत्तरकाशी के जितने भी हमारे ताल हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो पहला ताल है काणा ताल, ठीक है। बिना जल वाला अंधा ताल भी इसको बोला जाता है, काणा ताल को। इसमें कोई भी मतलब इसमें बिल्कुल भी जल नहीं है, इसीलिए इसको काणा ताल या अंधा ताल इसको बोला जाता है। फिर देखिए देवताल, फिर आता है नचिकेता ताल, डोंडी ताल, खिड़ा ताल, लामा ताल, भराणसर ताल, रोहिसाड़ा ताल, बयां ताल या फिर इसी को फाचकंडी ताल कहते हैं। इसका जल जो होता है ना ये उबलता हुआ झील है, ठीक है। फिर आता है केदार ताल। ये सारे ताल कहाँ स्थित हैं, उत्तरकाशी में स्थित हैं। अब इसमें जो नचिकेता ताल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनश्रुति के आधार पर उदलक के पुत्र नचिकेता के नाम पर, अब जो उदलक थे एक राजा, उनके पुत्र थे नचिकेता, उन्हीं के नाम पर ये नचिकेता इसका नाम पड़ा था, ठीक है। केदार ताल की बात करें तो गंगोत्री से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। थलिया सागर पर्वत श्रृंखला पर ये स्थित है। जो थलिया सागर पर्वत श्रृंखला है यहीं पर स्थित है, गंगोत्री से 20 किलोमीटर की दूरी पर केदार ताल। फिर बात करें डोडी ताल की, तो डोडी ताल 6 कोनों वाला ताल है, ठीक है। 6 कोनों वाला ताल कौन सा है, डोडी ताल। इससे पहले हमने जो बात करी थी ना 9 कोनों वाला झील या 9 कोनों वाला ताल, तो 9 कोनों वाला ताल कौन था, नैनीताल का एक प्रसिद्ध झील है, सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल। तो नौकुचिया ताल को ही हम लोग 9 कोनों वाला ताल कहते हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा 6 कोनों वाला ताल कौन सा है, तो 6 कोनों वाला ताल होगा हमारा डोडी ताल। इसी को हम लोग षटकोण भी कहते हैं। इसमें सुंदर मछलियाँ जैसे द्राविड के लिए प्रसिद्ध है। एक द्राविड नाम से प्रसिद्ध मछली का एक प्रकार है, सुंदर मछली है, तो यहाँ पर पाई जाती है डोडी ताल में। फिर अगले डिस्ट्रिक्ट की बात करें रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग में देवरिया ताल, वासुकी ताल, बधानी ताल, चौराबाड़ी ताल, इसी को सरवदी ताल भी कहते हैं, और एक है भिंग ताल जिसका आकार कैसे अंडाकार है, ठीक है। तो ये सारे ताल कहाँ हैं, रुद्रप्रयाग में है। चौराबाड़ी ताल की बात करें तो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से 1 किलोमीटर की दूरी पर 1948 में महात्मा गांधी जी की अस्थियों को यहाँ पर विसर्जित किया गया था, प्रवाहित किया गया था, इसलिए इसको गांधी सरोवर भी बोला जाता है, ठीक है। गांधी सरोवर किसको कहते हैं, चौराबाड़ी ताल को, या सरवदी ताल इसको बोला जाता है, ठीक है। फिर बात करें देहरादून डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पर चंद्रबाड़ी ताल है, जो चंद्रभागा नदी का उद्गम यहीं से होता है। चंद्रबाड़ी ताल से चंद्रभागा नदी का उद्गम होता है। एक और ताल है यहाँ पर कांसरो ताल, ठीक है। ये रायवाला के पास में स्थित है, जो देहरादून में रायवाला है यहीं पर स्थित है कांसरो ताल, ठीक है। फिर देखिए हरिद्वार की हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक झील है जिसको हम लोग दिव्य सरोवर के नाम से जानते हैं। ये दिव्य सरोवर काफ़ी खूबसूरत है और हरिद्वार के विल्भ पर्वत पर स्थित है, ठीक है। हरिद्वार का जो विल्भ पर्वत है यहाँ पर स्थित है।
फिर बात करें चमोली में स्थित ताल, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ताल मैंने बताए थे कुमाऊं में, नैनीताल में थे, और गढ़वाल के सबसे ज़्यादा जो ताल है वो चमोली में स्थित हैं। जो चमोली में स्थित तालों की बात करें तो यहाँ पर होमकुंड ताल, संतोपथ ताल या सतोपंथ भी इसको कहते हैं, विरही ताल, विष्णु ताल, लोकपाल जिसको हेमकुंड भी कहते हैं, सिद्ध ताल, लिंग ताल या लिंगा ताल, मणि ताल, झल ताल और आचरी ताल, सूखा ताल, गोहना ताल, मातृका ताल, कागभुषुंडी ताल, बेनी ताल या बेनी ताल इसको कहते हैं, नरसिंह ताल, गुडियार ताल, रूपकुंड, कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल इसको बोला जाता है। तो ये सारे जितने ताल हैं 18-20 ताल, ये सारे कहाँ हैं? चमोली में स्थित हैं। अब हम बात करें रूपकुंड ताल की, तो ये जो रूपकुंड है ये प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर झील है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर झील है। रूपकुंड की बात करें तो इस झील का निर्माण प्राचीन कथा के अनुसार शिव पार्वती ने कैलाश जाते हुए किया था। जब शिव माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश की ओर जा रहे थे तो वहाँ जाते टाइम इन्होंने रूपकुंड की स्थापना करी थी, रूपकुंड का निर्माण करा था। माँ पार्वती ने अपने सौंदर्य का आधा भाग इसी कुंड में छोड़ दिया था, इसीलिए इसको रूपकुंड कहा जाता है, जो काफ़ी सुंदर है देखने में, ठीक है, और ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ अत्यंत सुंदर झील है, ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, हम साइंटिफिकली इसको देखें तो इसका महत्व है कि यहाँ से राजा यश धवल और रानी जो बलपा थी वो गुजर रहे थे 600 वर्ष पूर्व के, तथा उनके सैनिकों के कंकाल आज भी यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। आज से 600 वर्ष पूर्व की एक ऐतिहासिक दृष्टि से एक स्टोरी है, जो राजा यश धवल थे और रानी बलपा थी, यहाँ से गुजर रहे थे, तो उनके बीच में मतलब किसी ने आक्रमण कर दिया और उनके सैनिक जो थे उनको यहाँ पर मार देते हैं, तो उनके कंकाल आज भी इस ताल में पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इस झील को कंकाली ताल या फिर रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है, रूपकुंड को, ठीक है ना। फिर बात करते हैं हम लोग होमकुंड की, हेमकुंड या होमकुंड। तो माना जाता है कि मां नंदा का डोला इस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर रखा गया था। इसी स्थान से प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात आयोजित होने वाला नंदा राज्यात यात्रा में 4 सिंगों वाला जो मेला है खाटू, ये अकेले यहाँ पर से जाता है। अब उत्तराखंड में फेमस स्टोरी आप लोगों को पता रहती होगी, जैसे माँ नंदा की जो राज्यात यात्रा है। अब जब माँ नंदा की शादी हुई थी ना, तो उनकी जो डोली थी, जब शादी ब्याह करके वो जा रही थी, तो उनका जो डोला था या डोली थी वो इसी झील के किनारे यानी होमकुंड के किनारे चबूतरे पर रखा गया था। इसी स्थान से प्रत्येक 12 वर्ष में जो नंदा राज्यात यात्रा होती है, तो वहाँ पर एक उसी यात्रा में एक 4 सींगों वाला एक मेला जो खाटू होता है वो इसमें शामिल होता है, और इसी ताल के किनारे से उसको छोड़ दिया जाता है और वो अकेले ही यहाँ से आगे को बढ़ जाता है, ठीक है। फिर बात करें संतोपथ या सतोपंथ ताल की, तो ये 3 कोनों वाला ताल है, ठीक है, 3 कोनों वाला ताल है सतोपंथ ताल। इससे पहले हमने डोडी ताल पढ़ा था ना, 6 कोनों वाला ताल, ठीक है, और नौकुचिया ताल पढ़ा था 9 कोनों वाला ताल। तो ये 3 कोनों वाला ताल है संतोपथ ताल। मान्यता के अनुसार इस 3 कोणों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तपस्या की थी। जो सतोपंथ ताल है, इसके 3 कोनों में ब्रह्मा जी और विष्णु जी और महेश जी ने क्या करी थी? तपस्या करी थी, ये मान्यता के अनुसार है, ठीक है। फिर देखिए, जो सतोपंथ ताल है या संतोपंथ ताल है, इसी ताल के निकट सूर्य कुंड और चंद्र कुंड नामक 2 कुंड भी स्थित हैं। इसी ताल में अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। ये जो ताल है ना, इसी ताल से अलकनंदा नदी का उद्गम भी होता है, ठीक है। अब कुछ और ताल बच गए हैं गढ़वाल क्षेत्र के, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे लिंगा ताल है, ठीक है, लिंगा ताल है, फूलों की घाटी के मध्य में स्थित है। चमोली में जो फूलों की घाटी है ना, यहीं पर स्थित है लिंगा ताल। इसके मध्य सुंदर प्लेटों से सुसज्जित एक टापू भी स्थित है। सुंदर प्लेटों से सुसज्जित क्या है? एक टापू भी स्थित है लिंगा ताल के पास में। मातृका ताल, इसमें देवियों या मातृ शक्ति का ताल भी इसको कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? देवियों या मातृ शक्ति का ताल भी कहा जाता है। आज का जो आखिरी ताल है वो है बेनी ताल, जो कर्ण प्रयाग में स्थित है। चमोली के कर्ण प्रयाग में स्थित है बेनी ताल। इसी के निकट नंदा देवी जी का मंदिर भी स्थित है। यही इसी के निकट क्या है? नंदा देवी का मंदिर भी स्थित है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है राज्य के ग्लेशियर या हिमनद। इसको हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को मेक श्योर लाइक ज़रूर करना। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार 4-5 महीने बाद मैंने वीडियो डाली है, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना। वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आज से वीडियोस कंटिन्यू आएंगी, और उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है इसको कंप्लीट करने के बाद हम उत्तराखंड
उत्तराखंड की हिस्ट्री हमने पहले कर दी थी, वो प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें आप लोग देख लेना। उत्तराखंड ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद हम लोग जैसे हिंदी है, हिंदी को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, और उत्तराखंड और इंडियन जीएस है, इंडियन जीएस को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।